तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं वंदना चंदेल। शारदा चिटफंड घोटाला दिनों दिन एक नई शक्ल लेता नजर आ रहा है। अब इस घोटाले से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी का नाम भी जुड़ रहा है। घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को जो एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसमें पी चिदम्बरम की पत्नी पर भी आरोप लगाए गए। चिट्ठी में चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम को भी घेरा गया है। 20,000 करोड़ रुपए के शारदा चिट फंड घोटाले की तपिश पश्चिमी बंगाल से निकलकर अब देश के दूसरे कोने में पहुंच गई है। इसकी छींटे केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंचती दिख रही है। घोटाले के प्रमुख आरोपी और कंपनी के चेयरमैन सुदीप्तो सेन की सीबीआई को लिखी चिट्ठी में चिदम्बरम की वकील पत्नी नलिनी चिदम्बरम की तरफ भी उंगली उठाई गई है। सुदीप्तो ने 18 पेज की इस चिट्ठी में तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों, वकीलों और पत्रकारों पर ब्लैकमेलिंग और कई दूसरे आरोप लगाए हैं। चिट्ठी के मुताबिक नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे मतंग सिंह, उनकी पत्नी मनोरंजना सिंह और सुदीप्तो के बीच डील में नलिनी चिदम्बरम वकील के तौर पर जुड़ी थी। अन्य 2 लोगों ने बड़े स्तर पर मुझे नुकसान पहुंचाया है। यह है मनोरंजना सिंह और मतंग सिंह। मनोरंजना सिंह ने हमसे संपर्क किया और अपने पॉजिटिव ग्रुप की बिक्री के लिए अपने वकील नलिनी चिदम्बरम के पास ले गई। नलिनी चिदम्बरम ने मुझसे अपील की थी कि मैं उन्हें नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में एक चैनल स्थापित करने में मदद करूं। उन्होंने कहा कि वो इस पर उठने वाली किसी भी विवाद का निपटारा करेंगी। इस साल मैंने उन्हें करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी। जब भी वो मनोरंजना सिंह के साथ कोलकाता आती थी, उनकी हवाई यात्रा और होटल का खर्च मैं ही वहन करता था। नलिनी चिदम्बरम ने मुझे 42 करोड़ रुपए चैनल के लिए देने को कहा। जहां तक मुझे याद है, मैंने अब तक मनोरंजना सिंह को और एन के गुप्ता को उनके पिता के नाम पर 25 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल शारदा चिट फंड के इस बड़े घोटाले में बुरी तरह से फंसी तृणमूल कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। इस खुलासे से टीएमसी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। तृणमूल अब इस मुद्दे को संसद में उठाने की रणनीति बना रही है। दरअसल सेन ने तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों सुजय घोष और कुणाल घोष और असम सरकार के एक मंत्री समेत 22 लोगों पर उनसे फायदा उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी ने पार्टी के 22 नेताओं को हर महीना 80 लाख रुपए दिए हैं। आम लोगों के पैसे को गोलमाल करने वाले सुदीप्तो सेन के एक के बाद एक खुलासे ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। लेकिन नलिनी चिदम्बरम का नाम आने के बाद टीएमसी ने थोड़ी राहत की सांस ली है। दरअसल बात पश्चिमी बंगाल की आम जनता की है। इस घोटाले ने ममता की साख पर सवाल उठा दिया है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता पहली बार इतने गंभीर आरोपों से घिरी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो क्या लूट में सब भागीदार हैं? आज न्यूज लाइन में हम यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इस मसले में सुदीप्तो सेन ने जिस तरह से पी चिदम्बरम, जो कि वित्त मंत्री हैं, उनकी पत्नी का नाम लिया है, सीबीआई के सामने एक अच्छी खासी चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में बहुत कुछ जिक्र है। इस जिक्र में उनके नाम का भी जिक्र है। क्योंकि बात वित्त मंत्री की पत्नी से अब जुड़ी हुई है, तो जाहिर है कि मामले का तूल पकड़ना लाजमी है। कांग्रेस इस पर खामोश है, कांग्रेसी इस पर खामोश है, लेकिन दूसरी पार्टियां इस पर खामोश नहीं रहना चाहती। और आज इसी चर्चा में इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान आनंद साहू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के जाने माने नेता हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जे.आर. शरण साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे मसलों को लगातार बतौर विश्लेषक देखते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अग्निमा दुबे जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और हमें बताएंगे कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या। साबिर अली, जेडीयू के जाने माने नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। साबिर अली साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले मैं आनंद साहू साहब से ही पूछना चाहूंगी, जाहिर है कि जब कांग्रेस कुछ करे और बीजेपी उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। आनंद साहू साहब, ये खबर सुनने के बाद, इसका जिक्र होने के बाद, वित्त मंत्री की पत्नी का नाम सामने आने के बाद फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तरफ यहाँ ये जो चिट फंड केस में वित्त मंत्री जी की पत्नी का नाम आ रहा है जी, दूसरी ओर जो आपको मालूम होगा 2G घोटाले में उनके बेटे का भी नाम आ चुका है जी, जिसमें उनका एडवांटेज कंसल्टिंग कंपनी जो है जी, उनका भी नाम आ गया है। अब मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि देश में ये जो वित्त मंत्री
वर्तमान में इस प्रकार की इनका लंबा जो है एक से एक घोटाले जो है, इनकी संलिप्तता, इनका परिवार, इनका खुद का, अभी ए राजा ने भी वो पहले से लिख दिया, उसमें पहले से वो कह रहा है कि भाई चिदम्बरम साहब जो हैं उसमें 2G घोटाले में उनकी सहमति से सब हुआ है और उनको जेल भेज दिया और बाकी लोगों को बचाने की सारी ताकत जो है सरकार की झोंक दी गई है। जी। तो इस प्रकार से ये कटघरे में खड़े हुए हैं चिदम्बरम साहब, और उसके बाद भी ये ना कांग्रेस की तरफ से कोई उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना किसी प्रकार का कोई एक्शन हो रहा है। देश की जनता इन लोगों की जो काले कारनामे है जी। उससे बिल्कुल आक्रोश में है, और आए दिन इस प्रकार की घटना होने के बाद कांग्रेस बार बार कहती है कि हम लोग निर्दोष हैं, और वो बार बार उनको जेल भी भेजते हैं, वही जांच बैठाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, और उनके लोग जेल भी जाते हैं, और बाकी लोगों को बचाने के लिए सीबीआई को लगाते हैं कि जो फाइंडिंग्स आ रहा है उसको उसमें से चेंज करते हैं। उसी प्रकार से जेपीसी में जो बॉटम लाइन जो था घोटाले का, उसको भी इन लोगों ने पीएम और वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का जो नाम था उसको साइडलाइन करने के लिए सारी ताकत लगा दिया गया, और आज जो है एनडीए को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की जो है साजिश रचते हैं। तो मैं कहता हूं कि चिदम्बरम साहब को ये किस प्रकार का वित्त मंत्री हैं जो पूरे परिवार को लगा के रखे हैं इस प्रकार की चिट फंड से, जिसमें करोड़ों लोगों की जो है पैसे हैं, आम आदमी का पैसा है। अग्निमा जी शायद इस बीच कुछ कहना चाह रही हैं। ये कह रही हूँ कि जिस तरह से सियासत की सांठगांठ इन कंपनियों से होती है उसमें सब पार्टी के लोगों के, अभी बीजेपी का नहीं आया, हो सकता है आगे भविष्य में बीजेपी का आ जाए, देखिए कांग्रेस का आ गया, टीएमसी का आ गया, तो ये जिस तरह की एनडीए की जब गवर्नमेंट थी, आप बताइए कोई एक भी घोटाला जिसमें आया हो नाम? आज ये लोग गड़े मुर्दा जबरदस्ती वहां एनडीए का नाम जानबूझ करके डाला जा रहा है ताकि ये हमें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो जिनका नाम खुलेआम है, आम आदमी भी आज बता सकता है कि 2G घोटाले में कौन कौन शामिल है, उन लोगों का नाम कैसे निकाला जाए उसकी पूरी ताकत इस 60 गांठ तोड़ में कांग्रेस माहिर है। ये पूरे जानते हैं। आज सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा, आपके सहयोगी आपकी बात से कितना इत्तेफाक लगते हैं? फिलहाल मुझे लगता है हमें उनसे भी पूछना चाहिए। साबिर अली साहब, क्या लगता है आपको आनंद साहू जी जो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों में वित्त मंत्री का इन्वॉल्व होना, उनकी फैमिली का इन्वॉल्व हो जाना, पहले उनके बेटे का जिक्र हुआ, अब उनकी पत्नी का जिक्र आया, कि क्या लग रहा है आपको फिलहाल? क्योंकि नलिनी जी जो है वो बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं, लोग उन्हें जानते हैं, बहुत बड़े बड़े जो केसेस हैं वो खुद हैंडल करती हैं। आपको लगता है कि वाकई किसी इस तरीके की चीज में उनका शामिल होना, या ये सच भी होगा या नहीं होगा? देखिए, इश्यूज को इतना बड़ा गंभीर इश्यू है जी, इसको तो हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबसे तो पहली बात कि इस देश में जितनी भी कंपनियां चीट फंड चलाती हैं जी, उनको अतिशीघ्र बंद करना चाहिए और उसको जब्त करना चाहिए सरकार। क्योंकि अभी तक जो देखने में आया कि चिट फंड की जितनी भी कंपनियां हैं कहीं ना कहीं उसमें मैनिपुलेशन है, लोगों के साथ धोखा है। सवाल दूसरा है कि इसमें हजारों लोग, चाहे वो जिस प्रदेश के, इस देश के नागरिक हैं, उनका पैसा कैसे लौटेगा। और तीसरा ये कि जितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिसमें पार्टी लेवल के हो, गैर पार्टी लेवल के हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके साथ सख्ती से कानून का पालन करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी के चिट्ठी लिखने से, क्या किसी के कह देने से उनके साथ कैसे मुरासिब रहे, कैसे ताल्लुकात रहे, क्या मामलात है, जब तक के एविडेंस सामने नहीं आए, ये मेरा सबके लिए मानना है कि जब तक के एविडेंस सामने, कम से कम कुछ सामने नहीं हो, इसलिए किसी चीज पर बहुत जल्दी वक्तव्य देना मुनासिब नहीं होता। मैं मिसेस चिदम्बरम की बात नहीं करता हूं, तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, मैं अपने आप को भी उस कटघरे में खड़ा रहकर कहता हूं कि इंसानियत का और तकाजा यह है कि किसी से कह देने पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान नहीं है। मैं किसी का डिफेंड नहीं करता, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किसी पे इल्जाम लगाना सबसे ज्यादा आसान है।
आपने कहा कि इल्जाम लगाना हमेशा आसान होता है और कह देने में किसी का शायद कुछ नहीं बिगड़ता। हालांकि सुदीप्तो सेन जब ये कह रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा है, अपने खत में उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं इस बात को साबित करने के लिए भी, क्योंकि सीबीआई के सामने अगर कोई शख्स पूछताछ के दौरान इस तरीके की बात कर रहा है तो वो महज हवा में नहीं हो सकती, कहीं तो कुछ उसका आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है शाबिर अली जी, हमें कम से कम ऐसा यही मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा भी तर्क हो, थोड़ा भी आधार हो, तो अभी से कोई भी आदमी इस देश से बड़ा नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आप क्या कहेंगे जया शरण साहब, बतौर वरिष्ठ पत्रकार ऐसी लगातार खबरें आती रही हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम, राजनेताओं का नाम, उनके परिवार के सदस्यों का नाम, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे देश का वर्तमान और भविष्य, भूत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वर्तमान और भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में है। जब इन लोगों का नाम इस तरीके के मामलों में आता है, चाहे वो टीएमसी के सांसद हों, टीएमसी के जाने माने नेता हों, या फिर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, मतन सिंह साहब की बात करें, उनका नाम आया, उनकी पत्नी मनोरंजना सिंह का नाम आया, उसके बाद अब उनकी वकील भी रह चुकी हैं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनकी पत्नी नलिनी जो हैं वो मनोरंजना जी की वकील भी हैं। तो ऐसे लोगों का नाम सामने आता है, लोगों को धक्का तो लगेगा, शायद लोगों को लगेगा कि इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं, जो चीटर्स वाली चीजें हैं, वो कहीं यही लोग तो नहीं करवाते हैं, यही लोग तो नहीं करते। देखिए, मैं आपको थोड़ा पहले ले चलना चाहूंगा जी। 91 से 95 के बीच में, जी, जब हमारे देश में बहुत बड़ा हर्षद मेहता का शेयर घोटाला हुआ था, जी, उस दौरान भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यही नलिनी चिदम्बरम और यही मिस्टर पी चिदम्बरम जो कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उसी दौरान इनका भी नाम आया था और इन्होंने उस समय अपने पद से रिजाइन किया था, पहला। दूसरा, 2G स्कैम में ऑलरेडी इनके बेटे के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, ये तीसरा है। और फिर भी गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी क्यों इनको नहीं हटाती अपने पद से, मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्यजनक एक सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि इवन बीजेपी इस बात पे चुप्पी साधी हुई है चिदम्बरम के नाम पे। इसलिए क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज में एक मत है कि नहीं, हम लोग को बचा के चलेंगे? फिर तो ऐसा लग रहा है अग्निमा जी वाली बात सही तो नहीं है कि अभी तो कांग्रेस के लोगों का नाम आ रहा है, शायद आगे चल के नहीं हो तो पता चले। कम से कम इस चिट फंड में बीजेपी का नाम नहीं आएगा, किसी और में इसलिए कि इतनी स्ट्रांग वेस्ट बंगाल में कम से कम बीजेपी नहीं है, या इतने बड़े नेता नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर आया है, कम से कम उस पर क्या हो रहा है, ये अब 48 घंटे हो गए इन लोगों के नाम आए हुए, और चिदम्बरम साहब अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अभी है देश के सामने कि इतना बड़ा एक फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे जो बैठा हुआ है, उनके अगेंस्ट, उनके वाइफ के अगेंस्ट, उनके बच्चे के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट इतना बड़ा एक, और सबसे बड़ी बात है इट इज अ चेक पेमेंट। ये भी नहीं वो कह रहा है कि मैंने पैसे दिए, कैश में दिया है। सुदीप तो खुद अपने लेटर में उन्होंने लिखा कि मेरे पास वो एविडेंस हैं और अगर वेरीफाई किया जाए, चेक से दिया है उन्होंने, ये भी लिखा है उसमें कि मैंने चेक से दिया है। तो अगर चेक से दिया है तो इमीडिएटली ऑन मॉरल ग्राउंड्स फाइनेंस मिनिस्टर शुड रिजाइन। मुझे तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य लग रहा है, शायद हमारे इंडियन इतिहास में इतना बड़ा कभी भी कांड नहीं होके, और उनके लगता है जैसे उनके कानों में जो भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि आई एम क्लीन या माय वाइफ इज क्लीन। और इसी से ऐसा लगता है शरण साहब, इसी से लोगों को ज्यादा कहते हैं ना कि धोखा या छलावा महसूस होता है अगर वो इस पर कोई स्पष्टीकरण देते हैं। वंदना जी, कि इनको तो बड़े बड़े, आप देखिए 1,86,000 करोड़, 1,70,000 करोड़, ऐसी अमाउंट मतलब घोटाले में आ चुका है, और उसके बावजूद किसी प्रकार का संवेदन नहीं दिखाती है सरकार, कोई तरह का एक्शन नहीं करती है सरकार। सारे घोटाले को किस प्रकार से लिपापोती किया जाए उसकी पूरी तंत्र जो है लगा दिया जाता है, सरकार की सारी ताकत झोंक दिया जाता है। कानून मंत्री का नाम आ चुका है एक मामले में, आप सबको मालूम है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो इस बार कार्रवाई कर देंगे? मोरल ग्राउंड में वो रिजाइन कर देंगे या कुछ कर देंगे या कांग्रेस कुछ कर देंगे? ऊपर से सोनिया गांधी जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम मनमोहन जी रिजाइन नहीं करेंगे, जाओ जो करना है करो। मतलब ये तो तानाशाही भी हो गया देश की जनता के साथ। आए दिन आप खिलवाड़ कर रहे हैं और ऊपर से आप तानाशाही भी करना, आप ठोक बजा के कहते हैं कि नहीं करना, हमें नहीं करेंगे। देखिए जो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो देखने वाली बात यह है कि आप ये सोचिए कि बफर्स डील जो था, जिसपे सवाल उठी थी और राजीव गांधी हटाए गए थे, वो कितने करोड़ का था? वीपी सिंह ने एक मूवमेंट खड़ा किया और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका इस देश ने। आज इतने बड़े और इतने सारे मौके दिए गए विपक्ष को या एनडीए को कह लें,
इन लोगों ने क्या किया है? क्या ऐसा माहौल है बनाया है इस देश में? बार-बार देखिए हर प्लेटफॉर्म में। आनंद जी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगी हमारे व्यूवर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, अग्निमा जी हमें थोड़ा समझाएं, थोड़ा हेल्प करें कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या, क्योंकि लोगों को अभी सिर्फ महज इतना ही पता है कि वित्त मंत्री की जो वाइफ है उनका इसमें नाम आ रहा है, कई दूसरे लोगों का नाम आ रहा है, मनोरंजना सिंह का नाम आ रहा है, मदन सिंह जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं उनका जिक्र हो रहा है, लेकिन ये असल में है क्या, मामला है क्या, नलिनी जी उसमें कैसे इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या भूमिका है, आप ये थोड़ा हमें समझाएं। हाँ, वरना ये चिट फंड में क्या घपला हुआ वो अलग मसला है। ये जो नाम इनका आया इसमें जो मनोरंजना सिंह है और मदन सिंह की जो कंपनी है पॉजिटिव टीवी लिमिटेड ग्रुप करके कंपनी है, उसका एक केस कंपनी लॉ बोर्ड में है। उसमें जो वकील हैं वो चिदम्बरम की पत्नी इनकी तरफ से हैं, वो लॉयर हैं तो लड़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है किसी के लिए, ये इसमें कोई फर्क मतलब इससे कोई उनके उस पर सवाल नहीं खड़े होते। लेकिन बात यह आई कि जब सुदीप्तो बनर्जी इनको कहा गया कि एक इनके साथ जो मनोरंजना जो है इनकी कंपनी के साथ आप एक डील करिए, या जिसे कहते हैं कि डील हुई बीच में कि आप इनमें पैसा लगाइए इस कंपनी में, और सुदीप्तो बनर्जी ने जो अपने लेटर में कहा है कि ये भी कहा गया उसमें कि जो एक टीवी चैनल वो खोलना चाहती थी नॉर्थ ईस्ट में मनोरंजना सिंह, उसके लिए उन्होंने कहा कि 48 करोड़ रुपए आप दीजिए। तो एक सवाल ये उठता है कि एक वकील को ये सजेस्ट करने की क्या जरूरत थी। उनका ये भी आरोप है कि उन्होंने ये भी तो कहा, आप ही कह रही हैं कि नलिनी जी ने सजेस्ट किया सुदीप्तो सेन को कि आप मनोरंजना सिंह का ये प्रोजेक्ट है या वो इसे एस्टेब्लिश करना चाह रही हैं और आप इसमें 48 करोड़ रुपए जो है ये उनके लेटर में उन्होंने जो कहा है वो है। और उसमें जो इनके कंपनी के साथ जो मनोरंजना सिंह के साथ कंपनी के साथ जो डील होनी थी या जो भी आपस में जो संबंध होने थे व्यापारी जो कहना चाहिए बिजनेस डील होनी थी, उसमें जो 1.5 साल तक जो है जो नलिनी सिंह है वो बतौर मध्यस्थ के रूप में वो एक कॉन्ट्रैक्ट इनका आपस में बना था। तो उसी की बात हो रही है कि जो 1 करोड़ रुपया जो बात कर रहे हैं सुदीप्तो बनर्जी, उसी उनकी जो कहना चाहिए कि उनका जो एज ए वकील या मध्यस्थता के रूप में उनको वो दिया गया। लेकिन चिट फंड में, चिट कंपनी में जो घपला हुआ है उसमें नलिनी चिदम्बरम शामिल है, ये ऐसा नहीं है, मतलब जो अभी तथ्यों के। लेकिन यह है कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल करके मनोरंजना सिंह ने या कहा होगा कि आप लोग को हम एक्सपोज कर देंगे या आप नहीं तो यहाँ पैसा लगाइए, ये तो बाद में चीजें समझ में आएंगी कि सुदीप्तो बनर्जी क्यों इस तरह की चीजों में थे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं बहुत परेशान हो गया था मदन सिंह और मनोरंजना सिंह। अब ये दोनों किस तरीके से उनको परेशान करने थे, ये तो फिर जांच का विषय है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और शायद तभी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष होगी या नहीं होगी, और ज्यादातर हमारे मेहमान जो इस वक्त पैनल में मौजूद है उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस न पहले कभी कार्रवाई करती थी, ना अब करेगी और आगे भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या होगा, पूरा मसला क्या है? सुदीप्तो के कई और स्टेटमेंट हैं, उनकी चिट्ठी में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी। मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, मैंने 25 करोड़ रुपए उनके फादर को दिए, कैसे मनी ट्रांसफर हुई, कैसे प्रेशर क्रिएट हुआ, इन तमाम चीजों पर करेंगे चर्चा। और साथ ही साबिर अली साहब से मैं ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो उनसे पूछूंगी कि क्या ये जो बातें हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये काफी हैं मॉरल ग्राउंड पर या किसी भी और ग्राउंड पर लीगली उनके ऊपर केस चलाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन बिछाने के लिए, ये उनकी नजर में काफी है नहीं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक न्यूज लाइन में और बहुत जल्द वापसी। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। क्या लूट में सब भागीदार बन गए हैं? हम यही पूछ रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं और सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार हर रोज अगर इस तरीके की खबरें आने लगी कि सरकार के इस मंत्री का नाम, सरकार के उस मंत्री का नाम, उनके परिवार के सदस्यों का नाम, विपक्ष के नेताओं का नाम, सत्ता पक्ष के नेताओं का नाम, तो जहन में बड़ी खलबली सी होती है। वो इस बात को लेकर कि आखिरकार इन्हीं के हाथों में तो सारी बागडोर है, और अगर यही लूट के भागीदार बन जाएंगे तो देश का क्या होगा, हमारा क्या होगा। सबसे बड़ी जो टेंशन है शायद आज हिंदुस्तान में किसी भी आम आदमी की यही है कि हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि जहां देखिए वो लूट खसोट की ही खबरें हैं। बड़ी हैरत हो रही है। शारदा चिटफंड कंपनी है जिसके बारे में यह खुलासा हुआ है, जब सुदीप्तो सेन को पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक लेटर दिया। लेटर में उन्होंने नलिनी जी का नाम लिया, जो कि चिदम्बरम जी की, वित्त मंत्री जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की पत्नी है। उन पर आरोप भी लगाए हैं, कुछ एक एलिगेशंस हैं, और उसको लेकर उन्होंने लेटर में जो मेंशन किया, जैसा अग्निमा जी बता रहे हैं, चेक्स की बात उन्होंने मेंशन की है कि मेरे पास चेक है, मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे मनी ट्रांसफर हुई, कैसे मुझसे मांगे गए, पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल करके कैसे मुझे मजबूर किया गया, ये तमाम चीजें हैं। और शाबिर अली साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, और राजनीति में शायद इससे दिलचस्प या इससे आसान काम, इससे बढ़िया काम शायद ही राजनेताओं की नजरों में या किसी की नजरों में कोई हो। मुश्किल होता है उस आरोप को साबित करना, लेकिन अगर पूरे तथ्य हो, पूरा फैक्ट हो, आपके पास हर एक चीज हो, तो फिर यह साबित करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। शाबिर अली साहब, आपसे ही मेरा ये सवाल है, आप जरा हमें ये समझाएं कि अगर चेक की डिटेल सुदीप्तो सेन देने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं चेक के माध्यम से सारा ट्रांजैक्शन हुआ था, 48 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, 1 करोड़ रुपए मैंने इस साल अब तक उन्हें दे दिए हैं, 25 करोड़ रुपए मैंने इन लोगों के, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा मैं यहां बोलना नहीं चाहूंगी, हालांकि 25 करोड़ रुपए उन्होंने एक और पॉलिटिकल पार्टी से ही रिलेटेड जो शख्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके फादर के नाम पे 25 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। तो कई ऐसे जिक्र इस लेटर में किए गए हैं। आपको लगता है कि ये इस तरीके के जो फैक्ट हैं, इस तरीके के जो सबूत हैं, कार्रवाई करने के लिए काफी हैं और कम से कम अब तो करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि जिसके खिलाफ भी सबूत हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देश का कानून के ऊपर कोई नहीं, देश का कानून सबके ऊपर है। चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कितना भी पावरफुल हो, या एक आम आदमी हो, कानून सबके साथ एक व्यवहार करना चाहिए, जो आज तक देखने में मिलता है कि ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने में किसी को गुरेज नहीं
गुरेज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी हुआ है कि लोगों के साथ सख्त कार्रवाई हुई है। आपको बता दूं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी जेल जाना पड़ा था, जेल के कटघरे में खड़ा होना पड़ा था 30 हजारी कोर्ट में, और बड़े बड़े नेता जेल जाके हवा खा के आए हैं। केस चलेगा और मैं समझता हूं कि जब सबूत होगा तो इस देश की कानून इतनी मजबूत है कि उससे बचना इतना आसान नहीं होगा। अब रह गई बात कि मिसेस चिदम्बरम का किस तरह के उनका उसमें मुलविस होना है, उनका बात कराना है, चूंकि प्रोफेशन में वकील हैं, इसलिए डायरेक्ट ये कह देना, चूंकि मेरे पास उसकी मालूमात नहीं है जी। किस तरह के उनके पास सबूत है। जांच एजेंसी मुझे लगता नहीं है कि कतराएगी जांच करने से, और कतराना भी नहीं चाहिए। जांच स्वच्छ होना चाहिए, और चाहे किसी का भी हो, चाहे वो वित्त मंत्री का घर का मामला हो, या किसी सांसद का मामला हो, या किसी चीफ मिनिस्टर का मामला हो, जांच एजेंसी अगर अपने सच्चाई पर आ जाए तो जांच करने से गुरेज नहीं कर सकती। तो शाबिर अली साहब, आपको ये लग रहा है, आपको ये लगता है, हाँ, आपको ये लगता है कि सुदीप्तो सेन ने इस लेटर में अगर उनके नाम का जिक्र किया है, एलिगेशन लगाया है, तो चाहे अब सबूत, देखिए सबूत तो तभी मिलेंगे, तभी जुटाए जाएंगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तब ये तमाम चीजें काम आएंगी। तो आपको लगता है कि अभी फिलहाल कुछ ऐसा अनाउंस होना चाहिए या उनको जांच में शामिल किया जाना चाहिए, उनसे भी इस बारे में पूछताछ होनी चाहिए? सबसे पहले बात कि मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए और सीबीआई को निष्पक्ष जांच करना चाहिए। मेरा अपना मानना हमेशा रहा है कि सीबीआई दबाव में काम करती है। किसके दबाव में आपको लगता है कि सीबीआई काम कर रही है? मैं नहीं मानता हूं, नहीं देखिए, सरकार के दबाव में काम करती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। सीबीआई के एक्स डायरेक्टर जब वो रिटायर हो जाते हैं, अपने पदों से हट जाते हैं, तो बहुत से चैनल पे बहुत से डायरेक्टरों ने इस बात का एतराफ किया और माना कि हम पे दबाव डाला गया, और दबाव वो लोग कबूल भी करते, दबाव उसने किया, वो भी गुनहगार हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम किसी पद के लिए सक्षम नहीं है तो पद स्वीकार नहीं करना चाहते, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो। इस देश की कानून की अगर रक्षा नहीं कर सकता है तो उस पद पे जाने के लिए उसको तैयार नहीं होना चाहिए, नंबर 1। इसलिए कम से कम सीबीआई अभी निष्पक्ष जांच करे, और जो लोग मुलविस हों, मैं समझता हूं कि मेरा अपना मानना यह है कि आरोपों के आधार पर किसी को कन्विक्ट और किसी को उसका नहीं बनाया जा सकता, अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं उसको तथ्य को देखना चाहिए, अगर तथ्य सत्य निकलता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शरण साहब इस बारे में शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं 2 इंस्टेंस यहां बताना चाहूंगा आपको। जी। एक बहुत ही पुरानी वाकया है, जब शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने कोई वेट नहीं किया था, जैसे ही उनको खबर मिली ही रिजाइंड। माधवराव सिंधिया केवल प्लेन नई दिल्ली एयरपोर्ट पे स्किड किया था, ही रिजाइंड। तो एक मॉरल भी होता है आपका। ये ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी वाइफ क्या करती हैं, उनको तो और भी ज्यादा संगीन होना चाहिए था कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन शरण साहब, फिर वही बात है ना, चिदम्बरम जी कहेंगे कि भाई सलमान खुर्शीद ने क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनकी भी वाइफ का नाम इसी तरीके की चीज में सामने आया था। वही कह रहा हूँ कि फिर ये क्या पूरे नेतागण जो हैं, वो चाहे कितने भी भ्रष्ट हों, कितने भी काले धंधे काम करें, कितने भी काले धंधा रुपए रखें, उनपे कोई कार्रवाई नहीं होगा? या क्या इस देश की जनता या विपक्ष एकदम चुप्पी साध के बैठेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कम से कम मॉरल ग्राउंड पे इनको रिजाइन कर देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो रिजाइन तो है ही, और नहीं तो ही कैन बी रीइंस्टेटेड। वरना इसमें जैसे आपको बताऊं कि ममता बनर्जी भले आज 500 करोड़ रुपए का वो कह रही है देंगे, नहीं उसमें भी कि 500 करोड़ रह रही है, सिगरेट पे टैक्स लगा के, है ना, वो अलग चीज है। लेकिन सेबी ने कहा है कि 3 महीने पहले ममता, जो उनकी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उनको कहा गया था कार्यवाही करने के लिए, लेकिन 3 महीने तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं करा। तो ये सब कुछ बताता है ना किस तरह का नेक्सस काम करता है। आज भले अब वो इतनी उनकी फजीयत हो रही है तो अब ये स्टेप उठा रही है, लेकिन सेबी ने खुद ने कहा है कि 3 महीने पहले उनको कहा गया था कि आप इस पे कुछ एक्शन कीजिए, उनकी सारी जानकारी में था, लेकिन 3 महीने तक आप देखिए सो रहे हैं। तो कोई भी दल हो, कांग्रेस हो या कोई भी, मैं तो कहती हूँ कि सब अपने जब उनके लोग अपने फंसते हैं तो पूरी तरीके से बचाने की कोशिश होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, एआईडीएमके हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी दल आप उठा लें, सब यही करते हैं कि अपने लोगों को कैसे बचाएं। अब इसमें एक कांग्रेस के भी एमपी का नाम आ गया है, मालदा से हैं, वेस्ट बंगाल से। अच्छा, बाकी एक बात शिकायत करी थी, उन्होंने कुछ दिन पहले लेटर लिख के शिकायत करी थी इस ग्रुप के खिलाफ, और थोड़े दिन में ही उन्होंने वापस ले ली सारी की सारी शिकायत।
तो आप ये देखिए, अब ये सवाल खड़ा ही होगा। बात की आपने, और बाकी मुझे लगता है इस पर हम लोग को चर्चा करनी होगी कि वो सांसद या वो नेता जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जब इस मामले में उनका भी नाम आया, क्योंकि ये पूरा बवाल पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, तो ममता जी ने ये कह दिया कि हम सीक्रेट पे टैक्स बढ़ा देते हैं, लोगों से टैक्स वसूलेंगे और जो पैसा आएगा हम वो उसके निवेशकों को देंगे। आपने उन नेताओं या सांसदों की प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त की? आपने उन लोगों का पैसा क्यों नहीं निकलवाया ताकि आप निवेशकों को वापस कर सकें? आपने दूसरी चीजों को क्यों नहीं चैनलाइज किया? आपको यही लगा कि किसी एक प्रोडक्ट पे बढ़ाते हैं? आखिरकार अल्टीमेटली आप गलती करेंगे, चोरी आप करेंगे, जिम्मेदार आप होंगे और सजा आम आदमी को भरनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। इस पर करेंगे चर्चा, फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। सुदीप्तो सेन जो कि शारदा चिटफंड कंपनी से जुड़े हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जब उनका एक लेटर सामने आया है, उसकी इंफॉर्मेशन सामने आई है, तो खलबली सी है और खलबली इसी बात को लेकर है, चर्चा इसी बात को लेकर है, सुर्खियां इसी बात को लेकर है कि देश का एक ऐसा पद जो अपने आप में बड़ा जिम्मेदार, बहुत बड़ा पद है, भारत जैसे बड़े मुल्क का, लोकतांत्रिक मुल्क का वित्त मंत्री होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और उनकी पत्नी का नाम
चिटफंड कंपनी से जुड़ा होना, ऐसी कोई भूमिका बतौर मीडिएटर, पैसे के लेन देन से जुड़ा होना, यह भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और क्योंकि ये बात छोटी नहीं है, बात बड़ी है, मसला बड़ा है, सवाल बड़ा है, तो बड़ी सोच और बड़ी बहस की इस पर जरूरत है। और यही करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं लगातार। अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं, आनंद साहू जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, जे.आर. शरण साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं और लगातार हम लोग चर्चा इसी मसले को लेकर कर रहे हैं। आनंद जी, हम लोग ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है, मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि आप कुछ करते हैं, सरकारें कुछ करती हैं, आपके खजाने में सेंध लग जाती है, पैसा आपका इधर उधर हो जाता है, कैसे चोरी हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहां गया, कहां खर्च हुआ, आम आदमी को इससे मतलब नहीं होता। लेकिन उसका प्रेशर अल्टीमेटली आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सरकारें हैं वो लोगों पर डाल देती है। पश्चिम बंगाल में ममता जी ये कह रहे हैं कि अब सिगरेट बम टैक्स बढ़ा देंगे, दूसरे स्टेट में 30 to 40 है, हमारे यहाँ बस 25 है, तो हम भी बढ़ा देते हैं और जो पैसा रिकवर होगा वो जो निवेशकों का लॉस हुआ है हम उनको दे देंगे। मतलब आपके लोग कर रहे हैं, आप उन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं जब्त करेंगे। इंटरेस्टिंग बात और कही है, वो भी एक बहस का मुद्दा बन गया है कि ममता ने कहा है कि सिगरेट खूब पियो, सिगरेट खूब पियो। मतलब किस तरह के कहना विरोधाभासी चीजें हैं, जब नेता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस तरह का बयान कि भाई आप पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो खूब सिगरेट पियो। ये सलाह किसी नेता से आप सुनिए, ये ममता की सलाह है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद जी, ये एक जरिया है क्या आप लोगों के पास? कोई विकल्प नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारों के पास? मैं खास बीजेपी को ये नहीं कह रही हूँ आप डिफेंड करें, मैं आपसे इन जनरली बात जानना चाहती हूँ कि ऐसा हमेशा क्यों? आज का जो विषय है, जो चिट फंड के माध्यम से लाखों लोगों का जो कमाई है, गाढ़ी कमाई बोलते हैं जी, उसको ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप इसमें पैसा लगाइए और ये हम रातों रात कहिए कि 2 साल, 1 साल, 6 महीने में आपका मतलब ये अलग अलग इनका पैरामीटर होता है, ये एक कोई तय पैरामीटर ऐसा एक नहीं रहता है। तो इस प्रकार का आम गरीब किसान, मजदूर, इन लोगों का एक एक रुपया जो गाड़ी कमाई होती है, जो अपने बच्चों की रोजी रोटी से काट करके उनकी खुशियों को रोक करके और ये जमा करके और चिट फंड वालों को देते हैं। और इसमें जब राष्ट्र के वित्त मंत्री साहब के पत्नी जी का नाम जुड़ा हुआ जान करके मेरा तो सही में बोलिए तो एक बार तो मुझे लगा कि पैर से जमीन ही खिसक गया। क्योंकि आप देखिए, अगर इस प्रकार के लोग अगर सम्मिलित होकर के ये भोले भाले लोगों को इस तरह से धोखा देने का, इस प्रकार का षड्यंत्र रच करके और उनके पैसा को अगर खा जाते हैं, इस प्रकार का आरोप लगा है। अब ऐसी आरोप लगे, अब कोई साधारण आदमी पे आरोप नहीं लगा है और बिना कोई साक्ष्य का मैं समझता हूं कोई आरोप लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे आरोप लगे हैं तो मैं तो हैरत में हूं कि न जाने कितने और इस प्रकार के चिट फंड होंगे जिसके अंदर और कितने और नेता या ब्यूरोक्रेसी या बिजनेसमैन, इन लोगों का और कितना अमली जामा पहना के उन लोगों ने जो है इस प्रकार का घोटाले और किए होंगे, लोगों के पैसे लूटे होंगे। ये तमाम विषय वित्त मंत्री के कानून के दायरे में भी आता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आदरणीय वित्त मंत्री साहब, पहले तो आप अपना, मुझे लगता है कि इस जांच से अपने आदरणीय आपके धर्मपत्नी जी जो हैं उनको आप अगर सही सलामत निकाल लेते हैं तो ये तो चलिए ठीक है, और नहीं तो एक तो पहले कानून में भी कोई संशोधन लाइए, चिट फंड नाम की कोई भी इस प्रकार का धंधा नहीं चलाए जिससे कि हजारों लाखों लोगों की गाड़ी कमाए। इस प्रकार के किसान कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत मैंने देखा, मेरे पास भी कुछ लोग आए जो बताए कि चैनल 1 न्यूज भी, आनंद साहब मैं अपने व्यूवर्स के लिए बता दूं कि चैनल 1 न्यूज भी लगातार ऐसी एक मुहिम चलाता रहा जिसमें हम लोग आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं ऐसी कंपनीज के बारे में जो लोगों से बतौर इन्वेस्टर पैसा तो लेती हैं, डबल ट्रिपल करने का प्रॉमिस करती हैं, काफी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कई बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग इसमें शामिल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आखिरकार लोगों का पैसा मारा जाता है, कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति होती है। वो लोग तब तक इतना कमा चुके होते हैं कि विदेश निकल जाते हैं और उसके बाद कानून कैसे उनको अपने शिकंजे में लाए, एक बड़ी चुनौती होती है। और कुछ भी हो, कानूनी कार्रवाई हो भी जाए तो लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिलता। आनंद सर, मैं जो आपसे कहने की कोशिश कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि ममता जी या कांग्रेस की सरकार या जो भी इस तरीके के फैसले लेते हैं कि अगर हमारा लॉस हुआ तो जनता से वसूलो। अब नहीं, ये तो मैं बिल्कुल इसको ठीक नहीं मानता हूं कि भाई जो भी लॉस हुआ, देखिए वो भी पब्लिक का पैसा था और इधर जो भी आएगा वो भी पब्लिक का पैसा, यानी हाउएवर पब्लिक शुड डाई। ये क्या नियम है भाई? आप, मैं तो कहता हूं कि राष्ट्र में
अगर किसी का अगर पैसा बचाना है तो पब्लिक का पैसा, चाहे वो देश की सरकार की पैसा है वो भी पब्लिक की है, और जो अभी ये जो घोटाले जो भी हुए हैं वो भी पब्लिक के पैसा है, और पब्लिक का अगर हम रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हम पद में रहने के लायक नहीं है। उस गरिमा में हमको तुरंत त्याग देना चाहिए पद को। जब हम खुद पब्लिक का रक्षा नहीं कर सकते हैं, रक्षक ही अगर रक्षक बन जाए तो किस प्रकार से देश की जनता का क्या उम्मीद शरण जी, आपने इस्तीफों का जिक्र किया था कि एक समय था जब लोग नैतिकता के आधार पर, कोई उनसे कहने नहीं आता था, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आता था, बड़ी सी भीड़ नहीं आती थी, मॉब नहीं आता था, और चिल्ला चिल्ला के लोग ये नहीं कहते थे कि भाई नारे दे दीजिए नेहरू जी, आप इस्तीफा दो, फला जो है इस्तीफा दे, ये होता नहीं था। लोग अपनी एक नैतिक मौलिक जिम्मेदारी समझते थे, और चूंकि शायद वो समझते थे इसलिए वो इस्तीफा देते थे। ये ट्रेंड अब खत्म क्यों होता जा रहा है? लोग गलतियां करते हैं, नाम आता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कार्रवाई चलती रहती है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जनता प्रेम खत्म हो गया, कुर्सी प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, अब लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार अगर पॉलिटिशियन हम बन गए तो हमारे पास इतने धन और दौलत आ जाए कि फिर अगर कोई बने ना बने वो चलता रहे। अब लाइक चिदम्बरम के केस में ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब फैमिली का नाम आ रहा है। मैंने पहले भी कहा 2G केस का भी आपने जिक्र किया। 2G केस का जिक्र किया, उसके पहले भी जो सिक्योरिटी स्कैम हुआ था हर्षद मेहता वाली, उसमें भी इनके फैमिली का नाम आया, वहां भी ये पाए गए थे जी। और तो इन लोगों का जब हिस्ट्री है तो व्हाई शुड नॉट ही रिजाइन। और एक फेयर होना हो तो सही, एक फेयर जो सीबीआई लोग कह रहे हैं, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर अगर चिदम्बरम बने रहे तो उस परिवार के अगेंस्ट सीबीआई क्या करेगी, और कौन सा सीबीआई का ऑफिसर है या डायरेक्टर है जो कहेगा कि नहीं इसमें फाइनेंस मिनिस्टर गलत हैं? क्या ऐसा रिपोर्ट आपको लगता है कि संभव है आना? नहीं, वाकई हाँ, इसलिए इस देश में जरूरी है कि पहले वो रिजाइन करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, और जितने भी लोगों का नाम आ रहा है वो सब अगर जिस पद पे भी हैं वहां से वो रिजाइन करें, एक इन्वेस्टिगेशन हो, उसका जो रिजल्ट आए, अगर वो पाए गए कि दोषी हैं तो उनको जेल या जो भी सजा है वो मिलेगी, और नहीं है तब उनको दोबारा से पद दिया जाए। बल्कि चिदम्बरम की बात तो अभी कल परसों भी मैं अखबार में देख रहा था कि ये थी कि अगली बार क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उम्र ज्यादा बढ़ रहा है तो अगला प्राइम मिनिस्टर भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो क्या इस देश को ऐसी प्रधानमंत्री की जरूरत है जिसको घोटालों और हर घोटाले के बाद घोटाले में जिनका नाम जिक्र आता है? बहुत सही आपने कहा। आप जो चिट्ठी है उसमें बात टीएमसी के 2 एमपी तो हैं, असम का एक मंत्री हैं, और 22 नेताओं की और नाम है। आप देखिए कि 22 नेताओं के और उनके आए कि ये 2-3 नामों पे ही खत्म नहीं हो रही है चीज इनकी। टीएमसी को लेके या कहें कि अब असम के एक मंत्री का आ रहा है, उसका नाम अभी सामने आना है, फिर 22 नेताओं के और कह रहे हैं कि उनको पैसा देते थे। तो आप देखिए कि ये जो है ये केवल वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, ये जो नेता है हो सकता है किस किस पार्टी के निकलेंगे, ये भी देखना काफी मुझे लगता है अग्निमा जी कि ये सब चीजें रिवील होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अब बढ़नी चाहिए, इस कदर की पता चले कि हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज नॉट। ऐसा नहीं कि सब उसी में एक ही भीड़ में सब शामिल होते जा रहे हैं। आनंद जी जरूर बैठ के यहाँ कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक बताएं चिदम्बरम की व्यावसायिक था उनका संबंध मनोरंजना और ये सुदीप्तो बनर्जी की इनकी कंपनी से, या दूसरा पीछे पर्दे के पीछे की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर महज व्यावसायिक होता तो सुदीप्तो सेन जैसा शख्स आपको लगता है कि सीबीआई के सामने उनका नाम रखता, और बहुत ही जिसका जिक्र भी कर रहे थे आनंद जी, मुझे लगता है अग्निमा जी वित्त मंत्री या उनकी पत्नी का या उनके बेटे का नाम लेने में भी शायद लोग ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे अगर उनके पास कोई तर्क कोई सबूत नहीं होगा, और अगर लिया के तो महज खाना पूर्ति या महज कहना ही नहीं होगा। सुदीप्तो सेन ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं साबित भी कर सकता हूं और करूंगा, समय के साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं ये करूंगा भी। अग्निमा जी, लेकिन जिस तरीके से बार बार उनकी फैमिली का नाम आना, इस्तीफा नहीं देना, कांग्रेस का कार्रवाई नहीं करना, 22 मिनिस्टर्स इसमें माफ कीजिएगा नेता इसमें शामिल हैं, कई मिनिस्टर हैं, कई सांसद हैं, क्या ये पूरा एक ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे, जो राजनेता हैं, वो जन सेवा राजनीति में अब होती नहीं, मैं खाऊं मेवा भूल जाऊं जनसेवा, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो सब सोच रहे हैं कि चाहे 5 साल के लिए 2 साल के लिए जितने देर हाथ में पावर है बटोर लो, जल्दी से बटोरो, और जैसे भी हो सके बटोर लो, जो होगा बाद में होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि आप पकड़े गए और आपकी तमाम प्रॉपर्टी कुर्की जब्ती ये और पैसा वापसी, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत से मामले शायद सुलझ गए होते और लोग इतना पेन में नहीं होते। देखिए ये चिट फंड की कंपनी, हम एक बेसिक बात करते हैं कि चिट फंड की कंपनियां अगर इतना बड़ा घपला कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा सरकार को, सबको पता होगा कि ये सब कर रही हैं। ये कोई अभी कल की या कल 1 महीने पहले बनी हुई चिट फंड कंपनियां नहीं है। तो
हम सवाल सेबी आज जाग रही है। अब सेबी भी क्या बहुत किसी के इशारे पे कर रही है। हाँ, ये कभी कभी जाग जाती है सेबी, अभी एकदम से तुरंत जागी हुई है कंपनियों के खिलाफ, लेकिन ये कोई आज की कंपनियां नहीं है। अब सुदीप, तो अगर हम बात करें तो इनका बैकग्राउंड आपको बताएं कि ये नक्सल थे पहले, काफी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है सुदीप। तो ये नक्सल थे और इनका नाम था शंकरादित्य सेन, और 1970 पहले ढाका जब फिर पार्टीशन हुआ तो इधर आए। बिल्कुल कुछ खास इनके पास कुछ नहीं था। तो आपने देखे होंगे कि चिट फंड कंपनियां जिन्होंने बनाई हैं, सब करी है, वो बहुत मामूली लोग थे। तो चीटिंग तो है ही, चिट से चीटिंग हुई है ये चिट, लेकिन बात फिर सवाल वही है कि ये सब नॉलेज में रहता है। जब तक चीजें चलती हैं, जब तक आप अपना ब्लैक मनी इनके माध्यम से करते हैं, चिट फंड कंपनियों में बहुत बेचारे गरीब लोग भी पैसा लगाते हैं, बड़े लोग भी अपना जो ब्लैक मनी है वो भी लगाते हैं। आपने देखें कि नाम कई सामने आ रहे हैं उसमें। तो ये कहना कि सरकार को पता नहीं है, आंख बंद करके रखती है जब तक उसके सिर पे नहीं आती है। नहीं, मैं एक चीज यहाँ और ऐड करना चाहूंगा। जो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अमित मित्रा जी, वो फिक्की के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। तो क्या इतने बड़े इकोनॉमिस्ट को ये भी नहीं पता था कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है, और ये भी कि पहले उनको सेबी इतला कर चुकी थी इस केस के बारे में। तो क्या उनको कोई स्टेप्स नहीं लेने चाहिए थे? बिल्कुल लेने चाहिए थे। तो ये तो मैं कहूंगा कि सेंट्रल और स्टेट दोनों फाइनेंस मिनिस्टर पे उंगलियां उठती हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे अगर पता था तो। और सेबी ने कोई स्टेप लिया है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ सेंटर में नहीं पता हो, ये भी नामुमकिन है। तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है शरण साहब की सबकी एक मिली भगत है, एक चेन है कि जब तक नाम नहीं आता तू मुझे, मैं तुझे, और हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तुम्हारा चेहरा सामने आएगा तो तुम थोड़ा डैमेज कंट्रोल करना, हमारा आएगा तो हम देख लेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है सब मिलके वही वाली बात हो गई कि जितनी जल्दी जितने कम समय में जितना कुछ बटोर सको बटोर लो, क्योंकि अभी हम पावर में हैं, फिर नहीं होंगे, क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। आनंद साहब, ये ऐसा लग रहा है जो पॉलिटिकल क्लास है हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इंडिया में करप्शन की बात होती है, लेकिन जब भी करप्शन के मामले होते हैं तो कोई कॉमन मैन तो करप्ट नहीं है, वो तो कहीं घूस की डिमांड नहीं कर रहा। मैं कॉमन मैन की बात कर रही हूँ, किसी उस आदमी की जो काम कराने जाता है वो ऐसा नहीं कहता है कि मैं पैसे देने को तैयार ही हूँ, वो ऐसा नहीं कहता है। हालात और सिस्टम और ये सब चीजें, मशीनरी, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा करप्ट। मैं 2-3 चीजें बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहला चीज है कि किसी भी देश में प्रशासक होते हैं, प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, प्रशासक होता है, और दूसरा होता है प्रशासनिक, जो अधिकारी होते हैं। प्रशासक जो होते, जैसे अभी चिदम्बरम साहब प्रशासक हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में वो पूरा देश को नीतिगत से लेके सब चीज, जनता के पास कितना आमदनी होना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए, किस प्रकार से हर प्रकार से उनको सुविधा देना चाहिए, बाकी कंपनीज को क्या करना चाहिए, नहीं, सब चीज। दूसरा प्रशासक, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और तीसरा जो है वो जनता होता है, उसी में व्यवसायी भी आते हैं, सारे प्रकार के लोग आते हैं। अब आप देखिए कि प्रशासक खुद जो है भक्षक बन जाए, प्रशासनिक जो है वो उनके इशारे में वो भी लिप्त हो जाए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जनता कहीं बचेगी? आप देखिए जनता, आप देखिए कोई भी इवन कोई केस को ले लीजिए, आज इतना आए दिन अनेक प्रकार का जो ये बच्चियों के साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है, इस प्रकार कानून का कोई डर नहीं है, शासन का कोई डर नहीं है। उसी प्रकार से इसको आप देखिए, एक जो है शासक जो है वो कोई मैसेज नहीं दे पा रहा है कोई भी चिट फंड वाले को। इतने बड़े बड़े तेल की घोटाला हुआ, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? ऐसे अभी ये इतना बड़ा घोटाला है, इतने बहुत बड़े इसमें पैसे का जो है खेल है। अब आप देखिए कि इसमें जो है वित्त मंत्री साहब का परिवार का नाम आ रहा है, और कोई एक आदमी, साधारण आदमी नहीं नाम दे रहा है, वो उसका चेयरमैन दे रहा है, और वो सत्य है, इसके लिए उसके पास बहुत सारा एविडेंस है, तमाम चीजें हैं, ये सब चीज वो पूरा लिखित में भी दे दिया है। अब आप देखिए जब प्रशासक और प्रशासनिक दोनों मिल जाए तो जनता कुछ कर पाएगी? क्या लगता है आपको? जब जनता की पैसा खुद प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासक दोनों मिल के खाने के लिए या उसको कानून के दायरे से बाहर करने के लिए जांच को भी अगर प्रभावित करना चाहेंगे तो कोई जनता कुछ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा। आप देखिए, जनता कर पाएगी। मैं जनता को ये कहूंगा कि ये सरकार को जो आक्रोश है आपके अंदर, इसको बार बार क्यों आप बुलाते हो?
मैं तो जनता से भी पूछना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं कि ये कांग्रेस बहुत घोटाले वाली है, महंगाई ला रही है, करप्शन है, तमाम तरह की चीजें जो आज पूरा विश्व में हमारा नाम खराब हो रहा है, तो आप जनता को भी मैं कहीं ना कहीं इस पे कहता हूं कि आप जागिए। ऐसे करप्शन में लिप्त लोग, ऐसे घोटालों में लिप्त लोग, ऐसे हर प्रकार के जांच से, लेकिन आनंद जी दिल्ली की बात करिए, आनंद जी एक सवाल की बात करिए। एक बार हमारी प्याज की महंगाई हुई थी, 15 साल से लोग सरकार आनंद जी आपका, यहाँ हर चीज महंगाई हो रही है, हर प्रकार से सरकार घोटाले में। आनंद जी आप लोग नहीं, आप अपना बीजेपी तो विकल्प नहीं दे पा रही ना, क्यों नहीं दे रही है? कहाँ दे पा रही? बताइए बीजेपी क्यों नहीं दे रही विकल्प? बीजेपी की जहाँ जहाँ राज्य सरकार है आप देखिए वहाँ नहीं, आपको ग्रोथ कितनी अच्छी है, नहीं कितनी हर प्रकार से लोग। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करता हूँ और डेमोक्रेसी में चाहता हूँ कि रहे, लेकिन अगर राजनेता इस तरह करते हैं तो जनता के पास टूनेशिया और इजिप्ट में जब ये हो सकता है तो क्या भारत देश और क्या हमने रेवोल्यूशन नहीं किया इस देश में? नहीं, बिल्कुल जरूर होगा। और जिस दिन जनता जागेगी उस दिन राजनेता कहां जाएंगे, इनको एक बिता जमीन भी खोजना पड़ेगा कि कहां मैं अपना मुंह छुपाऊं। तो वो अब अगर मैं कहूं तो राजनेता जनता को मजबूर कर रहे हैं। सैचुरेशन पॉइंट आने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हर कब इरप्ट होगा बस इसका बस उसी का इंतजार है, आक्रोश है। लेकिन आनंद जी अग्निमा जी की बात भी सही है कि ऐसी जगह तो आप लोगों को बेनिफिट लेना चाहिए था जहां सत्ता पक्ष में हर रोज ऐसा हो रहा है। लोग क्या आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रहे, आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्या मसला है? मैं तो एक बात बताता हूं। देखिए आज हमारे यहाँ कितना % वोट होता है अर्बन एरिया में? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो जानते हैं कि अगर मैं वोट दूंगा तो अच्छा व्यक्ति को दूंगा, जो जानता है वो वोट करने नहीं आते। और जो व्यक्ति जिनको मालूम नहीं है कि कौन गलत कौन सही, उनको लोग मोल्ड कर लेते हैं पैसे के बल से, चाहे और अनेक हथकंडों के माध्यम से वो उनको झूठे वो ये दे करके, प्रलोभन दे करके या उस प्रकार से अनेक प्रकार से उनको ले आते हैं और ऐसे करके ये चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतना हमारी भोली भाली जनता को झुठला करके। देखिए अगर हम वोटिंग कंपलसरी कर दें, देखिए आप आने वाला समय किसका सरकार बनती है। आज देखिए तो वोटिंग कंपलसरी हो जाएगी तो डिबेट करेंगे सुन लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन घंटों दे विल टॉक, गो ऑन टॉकिंग, बट व्हेन वोटिंग कम्स दे विल नेवर टर्न फॉर वोटिंग। दिस इज द अनफॉर्चुनेट फॉर आवर नेशन। डेमोक्रेसी किस डेमोक्रेसी? 40% नहीं तो फिर वो कौन से 60% जो अच्छे लोग होंगे। आनंद जी वो कौन से लोग हैं? मैं चाहती हूँ शरण जी भी इस बात का जवाब दें। मुझे अग्निमा जी यहाँ पर मौजूद है, आप भी कहें। तो फिर वो कौन से लोग हैं जो 5 साल बाद इतना सब कुछ झेलने के बाद फिर 5 साल के लिए कांग्रेस को लेकर आ गए? यानी कि आपका वोटर जो है वो आपके प्रति लॉयल नहीं है। देखिए पिछली बार अगर यूपीए 1 का आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, दैट वाज मच बेटर देन यूपीए 2। यूपीए 2 तो डिजास्टर्स रहा है इस कंट्री के, इस देश के इतिहास में। अगर कोई सबसे काला पीरियड रहा है तो ये 5 साल रहा है। चाहे इसमें आम जनता की बात करें या बिजनेस क्लास की बात करें, किसी की भी बात करें या किसान की बात करें या बच्चों की बात करें, जिस टॉपिक पे आप उठाइए वो इतना बुरा। ये लेकिन बीजेपी आरोप लगाने को बहुत जल्द तैयार हो जाती है, लगाने भी चाहिए। बतौर विपक्ष उसका काम भी है। नहीं मैं वही आपको हम ये कह रहे हैं कि वो एक मजबूत विकल्प की तरह क्यों नहीं उभर पा रही है? क्या लोग उनसे कन्विंस नहीं है? इसीलिए कि पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि वीपी सिंह ने एक बफर्स के 20 करोड़ के पूरा डील था, उसको एक मुद्दा बना के राजीव गांधी को हटा दिया था। जी उसमें हटा दिया। और यहाँ लाखों करोड़ों की बात हो रही है, 1,75,00,000 करोड़ एंड ऑल दैट। लेकिन बीजेपी उसको मुद्दा नहीं बता रही। उनको अपने इंटरनल फाइट से टाइम नहीं है। जो बाहर की मुद्दा को उठाए जनता के बीच में जाए। नहीं बाकी आनंद जी क्या आपके इंटरनल मैटर्स में आप लोग इतना उलझे हुए हैं कि आपको दिख नहीं रहा सरकार क्या कर रही है, जनता कितनी त्रस्त है? अग्निमा जी शायद पहले इस पर कुछ कहना चाहते हैं। इसमें ये कहूंगी कि बीजेपी मुद्दे उठा रही है लेकिन जनता उन पे इतना विश्वास नहीं कर रही है। एक मौजूद ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात खुद अडवाणी जी बात कहते हैं कि जो वो सोचते थे वैसी भाजपा आज है नहीं। जब उनका ही जो सबसे शीर्ष नेतृत्व को अपनी ही पार्टी को लेके कुछ सुधार की जरूरत महसूस करता है और सुधार अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब ये तो 2014 के इलेक्शन में पता लगेगा जब जनता उन पर विश्वास करेगी। तो एक मजबूत विकल्प भी राजनीति में दिखता नहीं है। नहीं आनंद जी अब आपको जवाब देना चाहिए इस पर, क्यों ऐसा? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वी आर पार्टी विद डिफरेंस। देखिए आप लालू यादव आरजेडी, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, बीजेपी ऐसा नहीं है।
आप बीएसपी देखिए, आपका मायावती, सपा देखिए मुलायम सिंह यादव, पूरा परिवार ही लगा हुआ है हर तरह से। यानी इस प्रकार से एनसीपी देखिए शरद पवार जी, तो आप हमारा पार्टी पार्टी में डिफरेंस, इसीलिए हम कहते हैं हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसमें सब हमारे प्रमुख नेता मिल करके हर बात का डिसीजन लेते हैं। और चूंकि डेमोक्रेसी इसलिए सब लड़ने लगते हैं कि मैं कोई नहीं लड़ता है। आप देखिए कोई लड़ा, किसी नेता ने किसी नेता के प्रति शरण जी शायद आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का। शरण जी कहें। आप लोग तो ये मीडिया का बनाया ये सब जो नहीं मीडिया नहीं, आनंद जी नहीं जहां कहाँ है बीजेपी का जो इतिहास जो कांग्रेस के मुताबिक बहुत ही छोटा इतिहास है, और उसको भी आप लेके चला जाए तो साउथ से केवल 3 प्रेसिडेंट हुए अभी तक आपके, अगर मैं सही हूं तो। एक कृष्ण जी से तमिलनाडु से, जना कृष्णमूर्ति, दूसरे वेंकैया नायडू जी थे, और तीसरे बंगारू लक्ष्मण जी थे। इसके अलावा क्या कोई और नेता नहीं है बीजेपी में जो प्रेसिडेंट बन सकता था? राजनाथ सिंह को दोबारा लाना या इस देश पे थोपना जरूरी था, या कौन सा इलेक्शन हुआ था जिसमें राजनाथ सिंह जीत के आए हैं? नहीं, मुद्दा डाइवर्ट ना हो, इसलिए हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आनंद जी अपने आप में इतने उलझे हैं कि आप देश को रिलीफ नहीं दिलाना चाहते इस चीज से, ये गलत है या नहीं दिला पा रहे लोग, आपको यकीन नहीं कर रहे हैं। पार्टी हर विषय आप देखिए, चाहे 2G में जेपीसी का इशू है, पूरी तरह से उठाया विषय को, और वहां आज भी वॉकआउट हुआ है, फिर भी बात नहीं बनती, बात ही नहीं बनती। फिर भी बात कितनी वही मैं कह रही हूँ। कुछ भी करिए, एफजीआई के मसले पर भी आप लोग बोले, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने रिटेल पे हम लोगों ने इतना कहा कि रिटेल में कम से कम, तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की अपनी कन्विंसिंग पावर आज जनता के पास भी जा रहे, बड़े बड़े धरने हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए राज्यों में, प्रदेश, जिलों में, हर जगह, मंडल में, सब जगह जाके उन लोगों का हम लोगों ने विरोध किया कि आज खुदरा विक्रेता जो छोटे छोटे रोजी रोटी का सवाल है, आज देखिए आप अगर ये एफडीआई में नहीं, तो आप आनंद जी आप इस बात को तो मान रहे हैं कि आप लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे, आप कहते रहेंगे, और आप ये भी मान रहे हैं कि हुआ कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है? कांग्रेस जो है आज ये लोग जो तानाशाही दिखा रहे हैं और इस प्रकार का जो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका एक्शन जनता देगी। रिएक्शन जो हो रहा है देश में, इसका जनता जो है इस प्रकार से देगी कि कांग्रेस का नामो निशान जो है मुझे लगता है मिटने वाला है, क्योंकि ये लोग जो इतने सारे आरोप में घिरे हुए, उनका आप रेजिग्नेशन नहीं मांगते हैं। मनमोहन साहब का जो मामला था उसमें सीबीआई का जो है रिपोर्ट को आप दबाने के लिए कानून मंत्री को लगाते हैं, सीधा सीबीआई के डायरेक्टर। आप तो मुझे बताइए कि जब पार्टी के कई मंचों से सूरज कुंड में भी एक इस बात पे जोर दिया, बात कही, अगर आप वहां उपस्थित होंगे, कि जो बीजेपी है उसको एक विकल्प के तौर पे जनता अभी उस पे विश्वास नहीं कर पा रही है। ये बातें खुद बीजेपी के मंचों से आई हैं, तो आप कांग्रेस को ठीक है, अच्छा ये जाहिर है अग्निमा जी बहुत वैलिड पॉइंट है, और इसी को लेकर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है इस चर्चा को बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली मेरा आप तीनों से एक सवाल है, हाँ या ना में आप हमें इसका जवाब दीजिए। शरण जी, क्या लगता है आपको इस मामले में चिदम्बरम जी को, उनकी पत्नी को सामने आना चाहिए, कोई स्टेटमेंट दें या इस्तीफा दें या कांग्रेस कार्रवाई करे, या आपको लगता है इन सब में से कुछ नहीं होने वाला? होने वाला कुछ भी नहीं है, ये मेरी गारंटी, और जितना मेरा गारंटी है, मतलब आज के युग में वैसे गारंटी मिलती नहीं, लेकिन इस मसले पर आप दे रहे हैं। लेकिन नहीं है, लेकिन उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कम से कम अपने पद पे, अगर वो अपनी पद की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। आनंद जी, आपको क्या लगता है, कुछ होगा या फिर ये आई गई बात होने वाली है? देखिए, ये जिस प्रकार से हर एजेंसीज को लगा देते हैं अपने पक्ष में रिपोर्ट लाने के लिए, तो हमको नहीं लगता है वित्त मंत्री साहब के रहते हुए कुछ अच्छा सा जांच हो पाएगा या कुछ एक्शन हो पाएगा। तो निश्चित रूप से अब देश की जनता जो है वो जवाब देगी इनको। बिल्कुल। अग्निमा जी, आपका क्या विचार इस पर? नलिनी का इनका अपना एक्सप्लेनेशन आ चुका है मीडिया में, उन्होंने कहा है वो एज ए लॉयर उन्होंने बात की और बाकी उन्होंने खंडन किया है। लेकिन आप जिस तरह से जेपीसी में देख रहे हैं मल्लयुद्ध हो रहा है, केवल प्रधानमंत्री और उनको लेके, तो राजनीति का आप स्वरूप देख सकते हैं कि क्या है, कि केवल बचाने की कोशिश है, सच्चाई कोई सामने लाने नहीं देना चाहता, सच्चाई कोई सामने नहीं लाने देना चाहता, और शायद यही वजह है कि तमाम चीजें उलझती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल वक्त नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी कीमती राय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी आपका, आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शरण साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
आपने नहीं देखा होगा, संभाल के